गूगल पर आप सर्च करेंगे किडनैप एंड रैंसम इंश्योरेंस और सीधे सीधे आपको ये विकिपीडिया का पेज मिल जाएगा। अब ये जो किडनैप एंड रैंसम इंश्योरेंस है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि ये जो इंश्योरेंस है इसे अफ्रीका में कंपनियां आपके लिए करके रखती हैं। मतलब ये कि जहां भारत में 10,000 की नौकरी के लिए अभी हाल ही में आपको पता चला होगा कि आजमगढ़ में जो ईसीसी एजुकेटर के लिए भर्ती आई हुई थी, 325 पद थे, उस पर लगभग 14,000 से ज़्यादा, मतलब कुल मिला के लगभग 15,000 के आसपास आवेदन हो चुके हैं 10,000 की नौकरी के लिए। लेकिन फ़िलहाल अगर इसी आदमी को आप अफ्रीका में ले जाके बोलेंगे कि चलो मैं तुमको 10 लाख की नौकरी देता हूँ, वो बोलेगा नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है। कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक इंश्योरेंस होता है, किडनैप एंड रैंसम इंश्योरेंस। एग्जैक्टली क्या है? यहाँ पर किडनैपिंग रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप किडनैप भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ये लोग अपने सभी एम्प्लॉइज़ का किडनैप एंड रैंसम इंश्योरेंस करके रखती हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि मंथली आपको 10 लाख रुपए ऑफ़र किए जाएंगे, मिलेंगे आपको कितने? 2.5 से 3 लाख रुपए। अब बाकी पैसे कहाँ जाएंगे? बाकी पैसे कंपनियां आपके KNR इंश्योरेंस के लिए रिजर्व रखती हैं। मतलब जब आप किडनैप हो जाएंगे तो आपको यहाँ से छुड़वाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना, ये जो काम चल रहा है कोई नया नहीं है। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये काम होता है, जैसे कि मैक्सिको, वेनेजुएला, हैती, नाइजीरिया और भी बहुत सारे देश। यहाँ तक कि रशियन जो फेडरेशन है वहाँ पर भी ये किडनैप एंड रैंसम इंश्योरेंस कंपनियाँ करके रखती हैं, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉइज़ को छुड़ाने के लिए भी एक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो मिला जुला के 70 से 80% आपकी जो सैलरी है वो आपकी सिक्योरिटी में ही चली जाएगी। अब ऐसा है ना कि अगर हम बात करें, डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज एक मूवी सीरीज़ थी जो कि बहुत पहले आई थी, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी था, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया था। ये तस्वीर आप पहचान रहे होंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मतलब बेनेडिक्ट कैम्बरबैच, क्या नाम है इनका, पढ़ सकते हैं आप, कैम्बरबैच जो भी हो। तो ये भी 2004 में एक बार इनकी कार ख़राब हो गई तो इनको भी किडनैप कर लिया गया था। मतलब ये इतने सदमे में चले गए थे, आप देख सकते हैं कि ये अगले 2-3 सालों तक, 4 सालों तक इसके बारे में बात ही नहीं कर पाए और बहुत डर गए थे कि मैं इतना बड़ा जो है अभिनेता और मुझको ही, कितनी खतरनाक जगह है भाई। ये वहाँ पर फिर गए नहीं दोबारा। मतलब ये स्थिति है। और ये जो किडनैप एंड रैंसम इंश्योरेंस ये जो कंपनियां करके रखती हैं ना, ये एग्जैक्टली जो है ना अपने एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज ये किडनैप कैसे होते हैं? लिंक्डइन, इस वेबसाइट का नाम आपने सुना होगा। तो लिंक्डइन पर क्या करते हैं, ये जो अपराधी होते हैं लिंक्डइन के माध्यम से आपको सर्च करते हैं कि पकड़ो कौन ज़्यादा कमा रहा है, फिर उसको भी आप जो है यहाँ पर ये लोग टारगेट करते हैं और फिर उठा लेते हैं। उठाने के बाद फिर वही रैंसम। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि आप इसकी जो है शिकायत पुलिस में करेंगे, तो नहीं बाबा, यहाँ पर पुलिस भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस वाले भी यहाँ पर खुद ही किडनैप हो जाते हैं। मतलब कितनी ख़तरनाक जगह हैं ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और रही बात ये कि अगर इससे भी ख़तरनाक जगह आपको जाना है ना, तो आप जा सकते हो। कहाँ पर? सोमालिया चले जाओ, वहाँ पर तो फिर मतलब लौट के तो आना भी नहीं है आपको। तो ये सारी कंडीशंस हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आज क्योंकि जन्माष्टमी है तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, और मैं यही कामना करता हूं कि अगले साल की जन्माष्टमी आप अपने खर्चे से मनाएं और धूमधाम से मनाएं, और आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी की जिम्मेदारी आप उठाएं, आपकी जो जिम्मेदारी है वो किसी और को उठाना ना पड़े। तो बस भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फ्रेंड्स बात करेंगे, अब देखो आज के दिन तो कोई अखबार आया नहीं। हाँ, कुछ अखबार आए हैं तो उसमें कोई खबर नहीं, क्योंकि कल 15 अगस्त था। लेकिन कुछ खबरें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना आपसे बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LT ग्रेड में जो कुछ हो गया, अब उसका इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव है वो आपकी जो TET की परीक्षा है उस पर भी पड़ने जा रहा है। और जानकारी मिल रही है कि जौनपुर के ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये याचिका डाली है कि LT ग्रेड में TET की व्यवस्था लागू की जाए, तो ये लोग कह रहे हैं कि अब ये जो आपकी UP TGT PGT 2022 का नोटिफिकेशन है उसको भी ये लोग चैलेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको लेकर काफ़ी पैनिक जैसा फैल रहा है ना। बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं, उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, अब उनकी एलिजिबिलिटी बचेगी कि नहीं बचेगी। देखो ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी इस प्रकार की याचिकाएँ जो है वो पड़ चुकी हैं और उसका निस्तारण हाई कोर्ट से ही हो चुका है। अब यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि मामला जो है वो कोर्ट में है और
सरकारी वकील ने यहाँ पर 1 सप्ताह का समय मांगा है कि हम अपना स्पष्टीकरण देंगे 1 सप्ताह के बाद। तो 21 तारीख की डेट लगा दी गई है। अब 21 तारीख को डेट लगा दी गई है, तो यहाँ पर जो हमारे एस्पिरेंट है ना, वो भी कम खोजी तो है नहीं, उन्होंने खोज खाज के ये एक आदेश निकाल रखा है। आप देख सकते हैं ये 15/9/2017 का आदेश है और बिल्कुल मिलता जुलता मामला है। अब यहाँ पर 2017 की बात करें तो सरकार किसकी थी? आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय जो है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उसी समय एक वैकेंसी आई थी LT ग्रेड की ही, और कुल पदों की संख्या उसमें कितनी थी? 9,342 पद थे। तो उसमें भी TET लागू करने की बात यहाँ पर कही गई थी। तो इसके सापेक्ष फ़िलहाल ये सारे पॉइंट्स मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि प्रस्तुत प्रकरण में सादर अवगत कराना है। देखो, सबसे पहले तो ये जो प्रेषक हैं कौन है? शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, नियुक्ति LT अनुभाग इलाहाबाद, और भेजा किसको गया है? उप सचिव को भेजा गया है, माननीय मुख्यमंत्री लोक शिकायत अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ठीक है, और बाकी जो जानकारी है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एग्जैक्टली इसकी जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि प्रस्तुत प्रकरण में सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ यानी कि प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, दैट इज LTR TGT, सेवा नियमावली 1983 यथा अद्यतन संशोधित, मतलब अब तक जो संशोधित हुआ है उसके मुताबिक उल्लिखित व्यवस्था के अधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो हैं, तो उसमें क्या होगा कि स्नातक वेतन क्रम दैट इज LT ग्रेड के कक्षा 9 और 10 के रिक्त पदों को भरे जाने की व्यवस्था विद्यमान है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि TET परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या 7332/2017, देखो ये वायरल हो चुकी है। ठीक है, और बहुत ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख पा रहे होंगे। मैं तो थोड़ा सा विलम्ब में भी हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर तो इसे रात में ही प्रसारित कर रहे थे। फिलहाल मुझे लगा कि ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे व्यूवर हैं आप। तो जिसमें माननीय न्यायालय के पारित आदेश दिनांक, ये आदेश आया था कब? ये आदेश आया था 28 फरवरी 2017 को। क्या कहा गया था? TET परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग को निरस्त करते हुए निस्तारित किया गया है। मतलब TET की ज़रूरत LT ग्रेड TGT में नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या है ना कि यहाँ पर जो याचिका डाली गई है उसमें भी सरकारी वकील ने तो कहा है कि योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार भी कर सकती है। तो फिलहाल सहायक अध्यापक स्नातक वेतन क्रम यानी कि LT ग्रेड के रिक्त पदों को TET परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। तो ये जो पूरा मैटर है ना, ये उठेगा, आप देख लेना कि किस तरह की जो सुनवाई होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये लेटर भी वहाँ पर पेश किया जाएगा कि इस मामले का निस्तारण पहले ही हो चुका है, इसलिए बहुत अधिक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अगर आपने आवेदन किया है तो आपका जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। परीक्षा आपकी नवंबर में करवा ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है प्री की परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी, और हर हालत में इनको नेक्स्ट यानी कि सितंबर अक्टूबर तक आपको जो है नियुक्ति दे देनी है। तो 2 परीक्षाएं हैं, और मुख्य परीक्षा को लेकर भी यहाँ पर ना एक विवाद उठ रहा है कि मुख्य परीक्षा जो है अगर लिखित करवाई गई। अब देखो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि 2 लोगों ने एक ही उत्तर लिखे हैं और 2 लोगों को कापियाँ दे दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो जो मशीन होता है वो मूल्यांकन करता है। तो मशीन का जो मूल्यांकन होता है ना वो अलग तरीके से होता है। सही है तो आपको नंबर मिलेगा, गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मानवीय मूल्यांकन हुआ तो हो सकता है कि एक समान उत्तर लिखने पर भी कोई 20 में आपको 15 नंबर दे दे, कोई 20 में आपको 18 नंबर दे दे, और इसकी तो कोई जांच होगी नहीं। तो एक तरीके से मूल्यांकन में यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। अब इसको लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट बड़ी चिंता में हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इस पर तो आप बिल्कुल जो है ना डिसएग्री कर ही नहीं सकते हो कि अगर लिखित परीक्षा होगी तो समान उत्तर लिखने पर भी कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी और की राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, तो अगर आप थोड़ा सा गलत भी लिख दो तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि राइटिंग को देख कर भी ना साइकोलॉजी होती है परीक्षक की, वो बदल जाती है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है ना कि मेंस जो है वो अगर ऑब्जेक्टिव करवाया जाए तो ज़्यादा जो है न्यायपूर्ण होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि ये बात जो है संज्ञान में डाली गई है आयोग के, आयोग उस पर क्या निर्णय लेता है ये तो आयोग जाने। फिलहाल एक खबर ये भी है कि दुनिया भर में 1.5 करोड़ लड़कियों को नहीं मिल पा रही प्राथमिक शिक्षा। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान का जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो अफगानिस्तान में तो फिलहाल लड़कियों को चाहते नहीं कि वो पढ़ें। 78% महिलाएं शिक्षा रोजगार से दूर हैं, उनको बस घर में बैठा दिया गया है। लेकिन स्थिति यही नहीं है,
बहुत जगहों पर तो लड़के भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि दुनिया भर में 1 करोड़ लड़के भी स्कूली शिक्षा से दूर हैं। तो क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा, माहौल बदलना पड़ेगा, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, और जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। BSNL का सिम अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ टाइम के बाद आपको और भी सुविधाएँ पर मिलने वाली हैं, क्योंकि सरकार BSNL में काफ़ी अच्छा निवेश करने जा रही है। वैसे यहाँ पर ये जो खबर है तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने 2002 के आसपास एक सिम कार्ड ख़रीदा था, और उस सिम कार्ड में नेटवर्क जितने आते थे उतने ही नेटवर्क आज भी आते हैं। मतलब आप देख रहे हो कितना टाइम बीत चुका है। तो उसके बावजूद भी तब वो सिम मेरे पिताजी यूज़ करते थे, लेकिन नेटवर्क उतने ही आते थे जितने आज आते हैं। 1-2 डंडी तब भी आती थी, 1-2 डंडी आज भी आती है। तो ये तो स्थिति है। हाँ, कुछ जगहों पर हो सकता है कि बहुत ही बेहतर नेटवर्क हो गया हो, कुछ लोग हो सकता है BSNL की 3G 4G यूज भी कर रहे हो, लेकिन अभी भी मैक्सिमम जगहों पर BSNL का नेट नहीं चलता है, और कॉल लाइट रहते हुए चलती है। लाइट चली गई तो कॉल भी चला गया। फिलहाल ये सारी खबरें आज के अखबारों में हैं, और TET पर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को लेकर दाखिल याचिका पर 21 सुनवाई होगी। इस पर जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि LT ग्रेड को लेकर आप बहुत अधिक पैनिक ना हो। फिलहाल अगर आपने आवेदन किया है तो अब आप पढ़ाई करिए, बाकी काम सरकार का है। सरकार के पास ज़रूर रास्ता है, और यही वजह है कि जो चीज़ें जो हैं KVS और NVS में हैं उसे यूपी में लागू नहीं किया गया है। तो इसको लेकर कोई चैलेंज करेगा तो उसका जवाब भी उससे माकूल मिल जाएगा। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके मन में कोई भी डाउट है आप बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप LT ग्रेड के अभ्यर्थी हैं, JSC प्रवक्ता के अभ्यर्थी हैं, तो आपको एक रिक्वेस्ट ऑर्डर देता हूँ। ऑर्डर ये है ना कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पर आपको जनवरी से लेकर 30 जून तक का करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी कंबाइन। तो वो आपको ले लेना है और उससे आपको पढ़ाई करनी है। कारण ये है कि एक एक नंबर की मारामारी है, और अगर आप छूट गए तो बाद में मत कहना सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं, सर आपने कुछ बताया नहीं, क्योंकि GS की क्लासेस चल रही हैं, करंट की क्लासेस चल रही हैं, और आपको PDF भी यहाँ पर दी जा रही है। और रही बात ये, कुछ बच्चे यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कोर्स के बारे में, तो ठीक है, मैं कुछ देखो सारी चीज़ें मैं अकेले तो कर नहीं सकता हूँ, तो 1-2 लोगों को मैं अभी तलाश रहा हूँ। जैसे ही मिल जाते हैं एक अच्छा खासा कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा खासा का मतलब टू द पॉइंट, शार्ट हो, ताकि GS में आपकी ऊर्जा उतनी ना व्यर्थ हो, क्योंकि आपको बाकी की जो एनर्जी है उसे अपने सब्जेक्ट में भी लगाना है। तो दोनों को एक बैलेंस बना के हमें चलना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक न्यूज़ और भी निकल के सामने आ रही है, ये आप देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से 14 अगस्त को एक नोटिस जारी की गई है। इसमें ये कहा गया है कि कुछ विषयों के लिए, फिलहाल आपको ये बता दें कि यह TGT के बारे में है, राजस्थान TGT के बारे में है, जिसमें आप भी चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं तो 19 अगस्त 2025 से 17 सितंबर तक आवेदन जो है वो चलेंगे। 10 विषयों के सापेक्ष यहाँ पर जो आवेदन में लिए जाएंगे, पूरी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। आप राजस्थान TGT 2025 बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश करके सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ना ये एक नोटिस लगाई गई है, कहा गया है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषय के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो बदली गई है। क्या बदली गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए प्लस आपका BEd होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्लियर, ये तो पहले भी था। विज्ञान विषय के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बैच, और तो मतलब ये जो विषय हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनमें से 2 विषय आपने अगर स्नातक स्तर पर पढ़े हैं प्लस अगर आपने BEd किया हुआ है, मतलब BEd कंपलसरी है। और सामाजिक विज्ञान के लिए कह रहे हैं कि आपने अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड और फिलॉसफी में से कोई भी 2 विषय पढ़ा है प्लस आपका BEd है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो विज्ञापन की शर्तें हैं वो शेष बिल्कुल एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसे ही हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस जॉब के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप सर्च कर लेना राजस्थान टीचर्स वैकेंसी बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, या फिर राजस्थान TGT बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।